नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। लास्ट दो वीडियो जहां हमने बात किया था जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी के ऊपर, जिसमें जो पहला वीडियो था वहां हमने देखा था पैथोलॉजी क्या है, जनरल पैथोलॉजी क्या है, और होम्योपैथिक पैथोलॉजी को रिलेट किया था जनरल पैथोलॉजी के साथ। उसके बाद की वीडियो में हमने जाना था कि होम्योपैथी और बैक्टीरिया के बीच में क्या रिलेशन है, और उसी वीडियो में हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैटेंसी के बारे में। आज की वीडियो में कुछ अन्य पॉइंट जो इस चैप्टर के बचे हुए हैं उसको हम देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको मिलेगा। और इसके साथ प्रीवियस दो वीडियो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों वीडियो को कंबाइन करके आप देखेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड है आपको वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग बच गया था वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जब भी नाम आता है तो एक समझ में तो आ ही जाता है कि एक बीमारी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो रही है। खासकर इसको कैंसर में काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जाता है। एक मैंगोमैन को भी पता होता है कि कैंसर एक पार्ट में हुआ, वो ट्रांसफ़र करके दूसरे पार्ट में चला गया है। मेटास्टेसिस सिंपल एक कैंसर से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते, और ये बहुत सारे डिजीज़ को फॉर्म कराने में इसका योगदान रहता है। और आज के साइंस में इस बात को वेरीफाई भी किया जा रहा है, और बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन इस मेटास्टेसिस के कारण कैसे डेवलप हो रहे हैं वो लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसमें इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, लाइक एब्रोटेनम, जहां आपने देखा होगा कि सिंपल सा एक डायरिया सप्रेस होकर कितना भयानक रूमेटिज्म को डेवलप कर देता है। यानी कि सिंपल ये बहुत सारे डिजीज़ को फॉर्म करने में मेटास्टेसिस का काफ़ी अभी योगदान हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो हाथ है वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट का, वैसे ट्रीटमेंट जो किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, उस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर, और वो मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज़ को डेवलप करा रहा है। जब आप इस बुक को रेफर करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो सोरा से रिलेट किया गया है कि सोरा को डॉक्टर हैनीमैन ने बोला कि हाईली इन्फेक्शियस है। जितने जो क्रोनिक मैज में सब में ज़्यादा इन्फेक्शियस है सोरा में जो स्किन इरप्शन डेवलप होते हैं, उस इरप्शन को सिंपल सा यहाँ पे इरप्शन हुआ, और इस इरप्शन को हमने पैलिएटिव मेथड के द्वारा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट के द्वारा उसको सप्रेस कर दिया, उसको हटा दिया। अब पेशेंट को लगता है कि मेरा इरप्शन था, दाने निकले हुए थे, वो तो ख़त्म हो गए, मैं तो अब स्वस्थ हो गया। बट एक्चुअली होता नहीं है कि उस दाने के कारण आपको कितनी भयानक प्रॉब्लम आगे डेवलप होने वाली है इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। वो सिंपल सा इरप्शन जिसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट के द्वारा हटा दिया गया, अब वो जाता है इनवर्ड जाता है, और वहाँ पे मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज़ डेवलप करता है, क्रोनिसिटी के साथ डेवलप करता है, और डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अब उस समय क्या होता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन अफेक्ट होते हैं और पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है कि इस ऑर्गन में प्रॉब्लम डेवलप कैसे हो गया, ये मैं जान ही नहीं रहा, आखिर हुआ कैसे, क्योंकि उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डेवलप हुआ था किसी अन्य कारण से, यानी कि उस सोरिक इरप्शन के कारण ये प्रॉब्लम वहाँ डेवलप हुई। लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा कि सिंपल सा इरप्शन सप्रेस होके आजमा जैसी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंप्लेन, हार्ट रिलेटेड कंप्लेन तक डेवलप हो जाते हैं। तो मेटास्टेसिस आज के समय में कितना ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को जानते हुए भी वैसे ट्रीटमेंट को ही अप्लाई किया जा रहा है जो पेशेंट के, इंडिविजुअल के हित में नहीं है। बाद में जब आप इसके अन्य पार्ट में मेटास्टेसिस को इम्बोलिज्म से रिलेट किया गया है तो उसको आप रीड कर लेंगे, वो काफ़ी इजी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्किन इरप्शन सप्रेस हुआ, उसके कारण डिफरेंट जो मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज डेवलप हुए, इसको रिलेट किया गया है मेटास्टेसिस से। कुछ अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक एक्यूट मेजल्स एंड स्कारलेट फीवर, और उनका फैटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द ब्रेन, किडनी एंड लंग्स। एक सिंपल सा एक्यूट इरप्शन कितना भयावह कंडीशन डेवलप कर रहा है। सिंपल सा मेजल्स की आप बात कर ले तो मेजल्स को अगर सप्रेस किया जाता है, उसके इरप्शन को अगर सप्रेस किया जाता है तो ओटोरिया जैसी कंप्लेन भी वो डेवलप करा देता है। यानी कि ये कितने ज़्यादा पैथोलॉजिकल चेंजेस कर सकता है एक सिंपल सा इरप्शन, उसको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा जा सकता है। और वही अगर क्रोनिक इरप्शन की बात करें, अगर आप उसको सप्रेस करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयानक हो सकते हैं।
इस बात को इस एग्जाम्पल से रिलेट किया जा सकता है। तो अगर आप एज अ पेशेंट ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर इरप्शन है, इरप्शन में आपको परेशानी होती है और खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बट बेटर जो आपके फ्यूचर के हिसाब से अगर बात करें तो होम्योपैथी आपके लिए बेटर है और फ्यूचर में कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो, इसलिए स्किन इरप्शन का खासकर आप इलाज होम्योपैथी सिस्टम से ही कराएं, क्योंकि इसके अलावा क्योर भी आपको कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज़ बहुत सारे सिस्टम आपको दे देंगे। तो ये था मेटास्टेसिस। अब आते हैं अपने सेकंड हेडिंग पे, वो है आइडेंटिटी ऑफ सोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। दोनों को अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ डिजीज़ को मेंशन किया है, लाइक कंजम्पशन, ट्यूबरकुलर थाइसिस, कंटिन्यूअल और स्पाज्मोडिक आज़मा, प्लूरिसी विथ एंड विदाउट कलेक्शन ऑफ पस इन द चेस्ट, हेमाप्टाइसिस, सफोकेटिव ब्रोंकाइटिस। एमॉन्ग द नोन ट्यूबरकुलर चेस्ट एंड लंग्स डिजीज़ एज ड्यू टू सोरा। ये सारे डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो रहे हैं किसके कारण? तो सोरा के कारण। इसके बाद बहुत सारे डिजीज़ का कंडीशन को यहाँ पे बताया गया, रिलेट किया गया है, जिसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इन सारे डिजीज़ कंडीशन के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ये कह रहे हैं कि विच आर नाउ नोन एंड अदर ऑफ विच आर थॉट टू बी अ ट्यूबरकुलर ओरिजिन। जिसको अभी जाना जा रहा है, जिसको अभी सोचा जा रहा है, ये सारे डिजीज़ कंडीशन जो कि ट्यूबरकुलर ओरिजिन है, ट्यूबरकुलर बैसिलस के कारण ये सारी कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो इस पूरे हेडिंग को क्लियर कर देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्रैक्टिकली ऑल द डिजीज नोन टू बी ड्यू टू ट्यूबरकुलर बैसिलस आर एट्रीब्यूटेड बाय हैनीमैन टू सोरा। यानी कि इसको एट्रीब्यूट किया गया है सोरा के साथ, दोषी ठहराया गया है कि ये सारे कंडीशन जो डेवलप हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं सोरा का ही हाथ है। इट फॉलो डैट द कॉज इज आइडेंटिकल। इसको अगर फॉलो किया जाए तो कॉज यहाँ पे आइडेंटिकल हो गया, यानी कि सोरा और ट्यूबरकुलर दोनों आइडेंटिकल हो गए। एंड डैट द टू टर्म सोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस आर सिनोनिम्स। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सोरा और ट्यूबरकुलर कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एक जैसे ही हैं। बाद में इस पे JHLN ने एक अलग ट्यूबरकुलर माइजम, जहाँ पे उन्होंने सोरा और सिफिलिस को कंबाइन करके ये माइजम फॉर्म करता है, इस तरह की बातें की। बट इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस बुक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सिनोनिम्स हैं, सोरा और एंड ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा भी आगे आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर वाइज उसको रिलेट किया गया है, उसका शेप इससे मिलता है। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको आगे के पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आइडेंटिटी ऑफ सोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस का जो आउटकम आंसर मिला कि दोनों सिनोनिम्स हैं और दोनों डिजीज़ कंडीशन को, मल्टीट्यूड ऑफ डिजीज़ कंडीशन को डेवलप कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब आता है हमारा थर्ड हेडिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के पीछे के टॉक्सिक इफ़ेक्ट को जानने की यहाँ पे बातें होंगी। इस हेडिंग को शुरुआत किया गया है काफ़ी कुछ अच्छे पॉइंट से, लाइक यहाँ पे बोला गया है लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो है एज ए स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हैज़ बीन डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? अ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल टू एक्सटर्नल रिलेशन। इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड का एडजस्टमेंट होता है, तभी हम एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव करते हैं। लाइक बहुत सारे एलिमेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका अटैक हमारे बॉडी पे होते रहता है, बट हम हमेशा बीमार नहीं पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी उसको एडजस्ट करता है तो हम हेल्दी रह पाते हैं। लाइक अचानक मौसम चेंज हो गया, गर्मी बढ़ गई, धूप हो गया, अचानक ठंडा हो गया, बारिश होने लगी, इस कंडीशन में भी हमारा बॉडी उसके साथ अगर एडजस्ट करता है तो हम एक नॉर्मल कंडीशन सर्वाइव करते हैं। यानी कि एक तरह से ये बोला जा रहा है, इसको अगर आप रिलेट कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से उसका रिएक्शन होता है, तो फर्दर उसका लास्ट में एनर्जी फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। लाइक उसी तरह हमारा बॉडी कंटिन्यूअस, अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ,
उसके द्वारा अटैक मेरे पे किया जा रहा है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा बॉडी उसके साथ एडजस्टमेंट किए हुए है। हमारे बॉडी के अंदर की वाइटलिटी, एक डायनेमिसिटी, वाइटल फोर्स उसके साथ एडजस्ट कर रहा है, तो हमारे बॉडी में किसी तरह का डिस्टर्बेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ये रिलेट करना चाहते हैं कि जो भी बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं वो किसी न किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हैं, किसी न किसी एक्सटर्नल कारण के कारण वो प्रॉब्लम वहाँ डेवलप होती है। इसलिए यहाँ पे एक डिजीज़ का जो डेफिनेशन दिया गया है काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप ज़रूर रेफ़र करें और ये कंप्लीट डेफिनेशन इसको अगर मान सकते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, डिजीज इज़ प्राइमरली मॉर्बिड डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल। हम हमेशा बोलते हैं कि बॉडी की वाइटलिटी डिस्टर्ब होती है तो हम डिजीज्ड कंडीशन में चले जाते हैं, बट ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसके पीछे एक वजह है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू से मेयरली दैट डिजीज इज़ अ मॉर्बिड डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। ये सफिशिएंट नहीं होगा तो सफिशिएंट कैसे होगा, ये कंप्लीट कैसे होगा? तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, कॉज बाय सम मॉर्फिक एजेंट एक्चुअली और रिलेटिवली एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा जो लिविंग बॉडी है उस पर किसी बाहरी चीज़ का आक्रमण हो रहा है। लाइक यहाँ पे बोला गया मॉर्फिक एजेंट, यानी जो भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं जो बाहर से हमारे बॉडी में आ रहे हैं, बॉडी को अटैक कर रहे हैं, वो हमें डिजीज्ड कंडीशन में ले जाते हैं। सो सिंपल कहना है कि डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पे ये वर्ड जोड़ना अच्छा रहेगा, इससे डेफिनेशन कंप्लीट होता है, बीच में रुकता नहीं है। कॉज बाय सम मॉर्फिक एजेंट, यानी कि स्टुअर्ट क्लोज ये रिलेट करना चाहते हैं कि डिजीज़ जो फॉर्म हो रहा है किसी न किसी बाहरी एलिमेंट जब हमारे बॉडी में आता है, इसके कारण वहाँ डिजीज़ फॉर्म हो रहा है। और यही प्रोसेस को उन्होंने इंटॉक्सिकेशन से रिलेट किया है। और आगे आपको कुछ फर्दर पॉइंट मिलेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि हर एक ड्रग्स, जो भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के अंदर एक टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण वो इफ़ेक्ट अपना देता है। लाइक बैक्टीरिया, उसके अंदर एक टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, वो बॉडी में जाता है, बॉडी के सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ टॉक्सिन रिलीज करता है और उस इंटॉक्सिकेशन के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट भी इस बात को वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है और डिजीज़ के पीछे के फैक्टर को यहाँ पे बताया गया है। लाइक अगर डिजीज डेवलप हो रहा है फिजिकल इंजरी, तो यहाँ पे अगर मुझे चोट लगता है तो यहाँ की जो सेल टिश्यू वहाँ भी टॉक्सिन डेवलप होता है, वो टॉक्सिन सर्कुलेशन में जाता है और डिफरेंट तरीके की कंडीशन को डेवलप करता है। तो अगर फिजिकल इंजरी के कारण प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तो हमको वहाँ फिजिकली पहले एंटीडोट करना है और फर्दर उसके कारण जो इंटरनल जो अफेक्शन हुआ है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है, वहाँ हमको डायनेमिक एंटीडोट करना है। यानी कि उसके कारण जो डायनेमिसिटी में जो डिस्टर्बेंस आई है वहाँ हमको एक डायनेमिक एंटीडोट करने की बात यहाँ की जा रही है। सेकेंड है केमिकल एजेंट, यानी कि किसी केमिकल लाइक पॉइजन के कारण अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है तो पहले हम पॉइजन को हटाएंगे, वहाँ पे उसको एंटीडोट करेंगे, फिर जो उसके कारण बॉडी की डायनेमिसिटी में जो अफेक्शन हुआ है उसको रिमूव करेंगे डायनेमिक मेडिसिन के द्वारा। थर्ड में है अगर डिजीज डेवलप हो रहा है मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा के कारण, तो वहाँ जो टॉक्सिन डेवलप हुआ है उस टॉक्सिन को एंटीडोट करना है और डायनेमिसिटी जो प्रभावित हुई है उसको भी वहाँ पे क्योर करना है डायनेमिक मेडिसिन के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं जो डिजीज़ के फैक्टर और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। और जो कंक्लूजन अगर आप बोल दें तो एंटीडोटल ट्रीटमेंट, यानी कि जिस तरीके का फैक्टर है उस तरीके का ट्रीटमेंट देके पेशेंट को क्योर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है आपको इस टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड, तो आप बुक रेफ़र करेंगे तो जो भी और कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी डिजीज डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू पॉइजनिंग और उस पॉइजन को हमें एंटीडोट करना है। लास्ट हमारा पॉइंट है इडियोसिंक्रेसियन ड्रग डिजीज़। इडियोसिंक्रेसी का काफ़ी अच्छा डेफिनेशन यहाँ भी दिया हुआ है। वी मीन्स अ हैबिट और क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पिक्यूलियर टू द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल के लिए पिक्यूलियर होता है, बाकी लोगों के लिए वो एक हेल्दी चीज़ें होती हैं। इडियोसिंक्रेसी के कॉजिटिव फैक्टर को यहाँ रिलेट किया गया है कि ये क्यों डेवलप होता है। द फंडामेंटल कॉज ऑफ एवरी इडियोसिंक्रेसी इज मॉर्फोलॉजिकल अनबैलेंस। मॉर्फोलॉजिकल अनबैलेंस के कारण इडियोसिंक्रेसी ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है। आगे डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इडियोसिंक्रेसी के कारण क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके गलत इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको कुछ
एग्जाम्पल के माध्यम से लाइक कुछ मेडिसिन ओपीएम वगैरह या होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप इडियोसिंक्रेसी पेशेंट को देते हैं तो वहाँ पे क्या उसके फैटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको भी यहाँ रिलेट किया गया है, और वहाँ पे वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना है उसको भी यहाँ रिलेट किया गया है। उसके बाद लास्ट आता है ड्रग डिजीज़, जहाँ पे वही ड्रग प्रूफिंग की बात की गई है। ड्रग डिजीज़ यानी कि जो भी एलिमेंट है, जो भी सोर्सेज हैं, हर एक के अंदर एक पावर है एक सिम्टम डेवलप करने की, एक डिजीज़ कंडीशन को डेवलप करने की, और उस डिजीज़ कंडीशन के द्वारा जो पेशेंट की प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं इससे रिलेटेड वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। लाइक ड्रग प्रूफिंग आप समझ लें, ड्रग प्रूफिंग की लगभग पॉइंट आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी ड्रग एडिक्ट हैं लाइक अल्कोहल या ओपियम वगैरह, इस तरीके के कारण जो ड्रग डिजीज डेवलप हो रहा है वहाँ पे हमको क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करना है इससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे बातें मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल आपको कंक्लूजन था ये 4 हेडिंग का, और मैं जैसे पहले ही बोला था कि आपको बुक रेफ़र करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है और इसको समझना थोड़ा सा टफ है। बट इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आप बुक रेफ़र करेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।